This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Aakash। तो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लास्ट टॉपिक में। एक नए पैटर्न पर बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। इसमें एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम डिकोड करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी को सामने रखकर उसके एक एक लाइन को हम डिकोड करेंगे। तो अभी हम कंट्रोल करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑन रेस्पिरेशन एज वेल एज डिसीजेस। चलिए, तो अभी हम लोग नीट विनायक यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज पेज नंबर 275 आज हम लोग बात करने वाले हैं। पेज नंबर 275 और पेज नंबर 276, ये दो पेजेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, 275 पर रेगुलेशन में सबसे पहला लाइन है, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेगुलेटरी रिदम suit the demand of body tissue. This is done by the neural system. ये एनसीईआरटी की दो लाइन है, इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मेंटेन एंड मॉडरेट। मेंटेन का मतलब क्या होता है? मेंटेन का मतलब जरूरत पड़ने पर कम किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ज्यादा भी किया जा सकता है, ये मेंटेन का मतलब होता है। मॉडरेट का मतलब कम करना, मतलब अपनी बॉडी के डिमांड के, टिश्यू की डिमांड के आधार पर हम अपने रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ये कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 275 पर ही अगला लाइन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। ये हेडिंग नहीं दिया हुआ है, ये हेडिंग मैंने ऐड किया है, लेकिन पेज नंबर 275 पर आप देखोगे तो अ स्पेशलाइज्ड center present in the medulla region of brain called respiratory rhythm center is primary responsible for the regulation on the respiration। अब इस लाइन को सामने रखकर मैंने ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखेंगे। देखो, इसके सेंटर पर ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, ठीक है। उसके साइड में लगा हुआ है कीमोसेंसिटिव एरिया। तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को कीमोसेंसिटिव एरिया से भी इंफॉर्मेशन मिलता है। और उसके अलावा कैरोटिड बॉडी कहां पर है? कैरोटिड बॉडी जो है, कैरोटिड जो आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी कहां जाती है? ब्रेन को जाती है। तो कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पर है। और एओर्टिक बॉडी कहां पर है? एओर्टिक बॉडी एओर्टा के साइड में लगी हुई है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो कि रेस्पिरेशन का मेन सेंटर है, उसे तीन सोर्सेस से जानकारी मिलता है। नंबर 1 कीमोसेंसिटिव एरिया, नंबर 2 कैरोटिड बॉडी और नंबर 3 एओर्टिक बॉडी। किसका जानकारी मिलता है? H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी और कीमोसेंसिटिव एरिया इंफॉर्मेशन कहां पहुंचा देंगे? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? और रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर किससे जुड़ा हुआ है? इंस्पिरेटरी मसल से। तो अगर ये स्टिमुलेट होगा तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 275, और इसमें कीमोसेंसिटिव एरिया अभी जिसको हम पढ़कर आए हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड में होता है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया, फिर से एक बार ये डायग्राम देखो, ये कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में पेज नंबर 275 पर क्या लिखा हुआ है हम बात करते हैं। सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कहां पर है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। उससे एडजेसेंट मतलब क्या होता है? उससे लगता हुआ, उससे अटैच करता हुआ क्या पाया जाता है? कीमोसेंसिटिव एरिया एंड हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। ये अच्छी तरह से याद रखना। रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का योगदान ना के बराबर है। जो इसका प्राइमरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए हाईली सेंसिटिव है। इस बात को याद रखें, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या लिखता है? इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट
दिस सेंटर, किस सेंटर को एक्टिवेट करेगा? ये कीमो सेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट करेगा। और कीमो सेंसिटिव एरिया इस इंफॉर्मेशन को कहां भेजेगा? ये भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के पास। और जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है ये इसे कहां पास करेगा? ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास पास करेगा, जिसके चलते इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस, मतलब कौन से सब्सटेंस की बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। कौन सा सेंटर? कीमोसेंसिटिव, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। जरा इसका मतलब समझो। ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाएगा? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को। और जो यहां लिखा है नेसेसरी एडजस्टमेंट, नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? नोट कर लेना अच्छी तरह से। नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जब डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पिरेशन होगा। और इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कैरोटिड एंड एओर्टिक सेंटर। अभी हम इन सेंटर को देख कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिए डायग्राम में। देखो ये कैरोटिड बॉडी है और ये एओर्टिक बॉडी। ठीक है, तो इनका रोल क्या है, जरा इनको जानने का प्रयास करते हैं। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च मतलब कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी कहां जाती? ब्रेन में। ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसंट्रेशन। मतलब ये दो सेंटर भी, कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक सेंटर, ये दो सेंटर भी क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या करता है? उसको सेंस करता है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी अपना मैसेज कहां भेजेगा? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल एक्शन क्या है? इंस्पिरेशन। और जब इंस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये जो है ब्लड के अंदर बैलेंस हो जाएगा। फिर देखो एनसीईआरटी और क्या लिखता है? द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, याद रखना, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का रोल ना के बराबर। ये मेनली कौन कंट्रोल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा H+ आयन कंसंट्रेशन। गॉट इट माय पॉइंट? चलो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद बात करो। अब उसके बाद जिक्र आ रहा है किसका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जरा इसका एक डायग्राम देख लो। देखो ये पोन्स पैरोलाई और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स पैरोलाई में एक सेंटर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको अच्छी तरह से देख लो। और ये सेंटर किसको कनेक्ट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है उसको कनेक्ट करता है। और ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को इनहिबिट करता है, उसके काम को रोक देता है। ठीक है, जब उसका काम रुक जाएगा तो इंस्पिरेशन रुक जाएगा, तो ये एक तरह से इंस्पिरेशन को ब्लॉक करता है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसके लिए सेंसिटिव है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर ऑक्सीजन के लिए। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अच्छी तरह से याद रखना, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होगा? स्टिमुलेट हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा। और अगर ये सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को ये स्टॉप कर देगा। और अगर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर स्टॉप हो जाएगा, बच्चों अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, अगर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर स्टॉप हो जाएगा तो इसके स्टॉप होने का फर्क क्या पड़ेगा? इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा। और अगर इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो अच्छे से याद रखना, एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन। पोन्स रीजन मतलब हाइंड ब्रेन का पोन्स पैरोलाई ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, और ये सेंटर क्या कर सकता है? कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पाया जाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पाया जाता है? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है कहां पर? ये होता है
मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ध्यान से मेरी बात सुनना है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर मतलब रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन and thereby alter the respiratory rate। ये रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है? ऑल्टर करता है। ऑल्टर करने का मतलब यहाँ पे क्या है? इंस्पिरेटरी रेट को ये क्या, ये इंस्पिरेशन को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। और इंस्पिरेशन अगर स्टॉप हो जाएगा, अगर इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा तो एक्सपिरेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? ये चलिए एनसीईआरटी के अगले पेज पर चलते हैं। तो हमने यहां कंट्रोल के बारे में बात कर लिया। अब एनसीईआरटी का जो अंतिम हिस्सा है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पेज नंबर 275 का भी हम जिक्र कर रहे हैं। 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 275। इसमें पहला बीमारी है अस्थमा। अस्थमा का मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही, उसके अलावा वीजिंग, वीजिंग मतलब घर घराहट, एक तरह का घर घराहट का साउंड होना, सांस लेने में दिक्कत आना, घर घराहट का साउंड होना, और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये 3 सिम्टम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सांस लेने में दिक्कत, सांस में घर घराहट होना, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? जरा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो, एक फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ पापा। बेटा ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक फॉर्मूला यहां याद रखना है, सिर्फ पापा। एस फॉर स्वेलिंग मतलब सूजन, आर फॉर रेडनेस मतलब लाल लाल हो जाए, एफ फॉर फायरी सेंसेशन, एफ का मतलब क्या है? फायरी सेंसेशन, और पी फॉर पेन। बात समझ में आया? अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में, अच्छी तरह से याद रखना, अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में सूजन है, रेडनेस है, फायरी सेंसेशन मतलब जलन, स्वेलिंग है, रेडनेस है, फायरी सेंसेशन मतलब जलन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लामेशन। और कभी कभी इसमें पेन भी हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, फिर मेरी बात को समझो। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग है मतलब सूजन है, रेडनेस है मतलब लाल लाल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, फायरी सेंसेशन मतलब जलन, तो वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेमेशन कहलाता है। ठीक है, कभी कभी इसके साथ पेन भी होता है। तो जरा फिर से यहां पे आ जाओ, जो हम पढ़ रहे थे, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहां पर है? लंग्स के अंदर है। तो अगर यहां पर इन्फ्लामेशन है मतलब स्वेलिंग है, गॉट इट, रेडनेस है और जलन है, तो उसके चलते सांस लेने में दिक्कत होगी। और ये बेसिकली एक तरह का एलर्जी वाला डिसीज है। इस बात को याद रखना, क्या है ये? एलर्जी है एक तरह का। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ब्रोंकाई की मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन नहीं होता, जैसे टेक्निकली हम कहते हैं स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, चलो फिर अगली बीमारी के साइड में चलते हैं। तो अगली बीमारी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या? क्रोनिक डिसऑर्डर है। एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एक बार होगा तो लंबे अरसे तक चलेगा। अब इसमें क्या होता है? जो एल्वेओलर बॉल है वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है। इसको एक डायग्राम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बात को एक डायग्राम से मैं आपको शो करना चाहूंगा। एक डायग्राम यहां बनाने की जरूरत है। देखिए जरा, थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, ये इसको ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को। ये मैंने एल्वेओलाई बनाया, ध्यान से देखिए। ये मैंने एक एल्वेओलाई बनाया। अब एल्वेओलाई में अंदर के साइड में, सबसे अंदर के साइड में क्या है? सरफेक्टेंट लेयर है। ठीक है, सरफेक्टेंट लेयर है। और उसके बाद एल्वेओलर एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और सबसे अंदर के साइड में क्या है? सबसे अंदर के साइड में ब्लड कैपिलरी है। अब अगर लगातार स्मोकिंग हो रहा है, कंसिस्टेंटली स्मोकिंग है,
लगातार व्यक्ति चेन स्मोकर है, सिगरेट पीता रहता है, तो देखो जरा एक बात यहाँ पे याद रखना, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि एक इस तरह की लेयर यहां पर बन जाएगी, ठीक है, एक लेयर बनेगा और ये जो एल्वेओलर एपिथेलियम का ये जो लेयर है ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये डैमेज होना और जब ये लेयर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, अच्छे से याद रखना, अगर ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, इस बात को याद रखना। फिर हम वहीं पर आ जाते हैं जहां हम चल रहे थे, वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, तो देखो क्या होगा, एल्वेओलर बॉल, एल्वेओलर एपिथेलियम क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसका मेन कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। और एल्वेओलर एपिथेलियम में जो हिस्सा मेनली डैमेज होगा, याद रखना, जो हिस्सा मेनली डैमेज होगा एल्वेओलर एपिथेलियम में, वो कौन सा हिस्सा डैमेज होगा, याद रखना, वो न्यूमोसाइट जो सेल है, न्यूमोसाइट जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा बीमारी है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लें। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब व्यवसायगत बीमारी, व्यवसाय के कारण होने वाली बीमारी। देखो जो लोग ऐसे उद्योग में काम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जिनमें जैसे स्टोन कटिंग है, जिसमें माइनर धूल, बारीक सी धूल हमेशा निकलती रहती है, माइनर मतलब बारीक सी धूल हमेशा निकलती रहती है, डस्ट जहां पर निकलता रहता है, जैसे कोटा स्टोन है, ग्रेनाइट, इनमें जहां पर बारीक सी धूल निकलती रहती है, तो उसके चलते क्या होता है कि एल्वेओलर एपिथेलियम में इनका एक लेयर बन जाता है, ठीक है। और ये धूल इतनी ज्यादा निकलती है, ये धूल इतना ज्यादा यहां से निकलता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इससे फाइट करने का प्रयास करता है, लेकिन फाइट नहीं कर पाता। जितने भी ऐसे बिजनेस हैं जहां के वर्कर हैं, जहां पर धूल उड़ती है, उन सभी में ये संकट पाया जाता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अगर लंबे अरसे तक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में काम करेगा, अभी हम बात कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 276, अगर ऐसे बिजनेस में व्यक्ति लंबे अरसे तक काम करेगा, गॉट इट माय पॉइंट, तो याद रखना सबसे पहले क्या होगा, लंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन का मतलब अभी हमने बात किया है, सिर्फ पापा, स्वेलिंग, रेडनेस और जलन, ठीक है। उसके अलावा फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, लंग में जो फाइब्रस टिश्यू है उसका प्रोलिफरेशन होगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। उसकी क्वांटिटी बढ़ना चालू हो जाएगी तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो क्या होगा कि जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और सीरियस लंग डैमेज इस केस में हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। और एनसीईआरटी सबसे अंत में लिखता है कि वर्कर इन सच इंडस्ट्री, मतलब इन कारखानों के जो वर्कर हैं उन्हें प्रोटेक्टिव मास्क निश्चित रूप से पहनना चाहिए। वो मास्क पहने, कैसे भी प्रोटेक्शन करें, कुछ भी करें, ये काम उन्हें करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर पहुंचकर देखो, यहां पर पहुंचकर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। कल सेम पैटर्न पर हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम डिकोड करेंगे। अच्छी तरह से याद रखना, तैयार रखना। अब हम जो भी बात करने वाले हैं उसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर.के. शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट भी करें। लगातार देखते रहें, आपका नीट की तैयारी तक मैं आपके साथ रहूंगा।